Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshresht और आज जो हम बात करने जा रहे हैं that is all about the enzymes, right? So today's topic is enzymes. तो इस चैप्टर के ऑलरेडी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. You can check the playlist of my channel where you will find the rest of the other videos of this chapter, that is biomolecules. ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज एंजाइम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, चलिए लेट मी चेक वेदर द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. या इट इज गोइंग ऑन. तो चलिए, तो पिछली वीडियो में हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था वी हैड टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स, राइट? तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन इज अ पॉलीमर. पॉलीमर है, एक लंबी चेन है किसकी? अमाइनो एसिड्स की. तो अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. इज इट क्लियर? तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स. ओके, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही हैं. तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट. जस्ट तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं विच बिहेव एज अ कैटलिस्ट एंड दे आर नोन एज एंजाइम्स. ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर नथिंग बट दे आर द प्रोटीन्स. नाउ वी नो कि हमने प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, 1 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, राइट? तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है दैट इज हैविंग द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, राइट? सो जो ऊन का गोला है इस तरीके से लिपटी हुई होती है ऊन, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है. और ये इसका एन टर्मिनल है, ये सपोज सी टर्मिनल है. एंड इस स्ट्रक्चर में क्या है? इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर मेनी क्रेवाइसेस. ओके, इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या है? क्रेवाइसेस हैं, और या फिर हम इनको बोलते हैं पॉकेट्स. ओके, ये इस तरीके से लपेटा हुआ है आपस में, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, राइट? एंड इसमें बहुत सारे क्या है? क्रेवाइसेस हैं, और वी कैन से पॉकेट्स हैं. तो कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं इसमें, दे बिहेव एज एक्टिव साइट. सपोज दिस इज द क्रेवाइस व्हिच बिहेव एज एन एक्टिव साइट. समझ में आई बात कि क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का, उसमें क्या है? क्रेवाइसेस हैं या पॉकेट्स हैं. और एक ऐसा पॉकेट है जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसी के जैसा कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा सबस्ट्रेट का, वो आके जुड़ जाएगा. तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट पे, और फिर हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट. इज इट क्लियर? तो ये हो गया एंजाइम इस तरीके से काम करती है. एंजाइम्स में क्या होते हैं? मेनी क्रेवाइसेस होते हैं, पॉकेट्स होते हैं. वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट. तो एक ऐसा पॉकेट है जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं. एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द क्रेवाइस और पॉकेट इनटू व्हिच सबस्ट्रेट फिट. तो एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा. Thus enzymes through their active site catalyze reactions at a very high rate. तो यहीं पे एक्टिव साइट पे जो रिएक्शंस हो रही है वो एंजाइम क्या करेगा? उस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा एट ए वेरी वेरी हाई रेट. कैटेलाइज करता है वो रिएक्शंस को. एंजाइम उस रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होगा, यानी कि एंजाइम खत्म नहीं हो रहा है उस रिएक्शन में. उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ा, वो अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया. ठीक है, अभी एंजाइम हमारे पास सही सलामत है, वो दूसरे सबस्ट्रेट से जाके अटैच हो सकती है. ये जो टर्म एंजाइम है ये दिया था कोने ने, साइंटिस्ट कोने ने जो है ये टर्म दिया था एंजाइम्स. इज इट क्लियर? अब देखिए, एंजाइम बिहेव एज अ कैटलिस्ट. नाउ यू नो दैट देयर आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आल्सो, है ना? देयर आर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड यू नो एंजाइम्स आर आल्सो कैटलिस्ट. Now you know there are lot of difference between inorganic catalyst and enzyme catalyst. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं दे वर्क एफिशिएंटली at high temperature and high pressure. They work efficiently at high temperature and high pressure. Whereas if we talk about enzymes, जो enzymes होते हैं they get damaged.
दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, और हाई प्रेशर पे वो डैमेज हो जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की, राइट, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, अप टू 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड दे कैन सर्वाइव। सो देयर इज वन बैक्टीरिया व्हिच इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज थर्मस एक्वेटिकस। ओके, तो इस बैक्टीरिया से क्या होता है, एंजाइम निकाली जाती है, इसका नाम है टैक, TAQ। टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो इस बैक्टीरिया से निकाली जाती है, और ये जो एंजाइम है ये PCR टेक्निक में यूज होती है। PCR की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस जो होता है DNA का, उसकी मल्टीपल कॉपीज हम बहुत जल्दी, बिलियंस ऑफ कॉपीज हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसी एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। तो इस बैक्टीरिया से जो है टैक पॉलीमरेज एंजाइम निकाली जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या है, बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है। तो इसकी जो एंजाइम्स है उनमें भी वो खासियत है कि वो हाई टेम्परेचर पे क्या होंगी, डैमेज नहीं होंगी। दे रिटेन देयर कैटालिटिक पावर एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि उनके अंदर जो कैटालिटिक पावर है वो हाई टेम्परेचर पे भी बनी रहती है, राइट। तो ये वाली बात सब क्लियर होगी। अब एक और चीज कि देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव एज एन एंजाइम, ठीक है। तो कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, जैसे RNA आपका हुआ, वो न्यूक्लिक एसिड ही तो है, RNA DNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड भी आपके एंजाइम की तरह काम करते हैं, और उनको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। ओके, वी कॉल देम राइबोजाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। सो अभी हमें क्या है, एंजाइम्स को समझना है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, उससे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस को समझना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस। देखिए, केमिकल कोई कंपाउंड है, उसमें दो तरह के चेंजेस होंगे, या तो वो फिजिकल चेंज होंगे उसके अंदर, या उसके अंदर केमिकल चेंज होंगे, ठीक है। दो तरह के चेंज होंगे, या तो फिजिकल चेंज होंगे या फिर उसके अंदर क्या होंगे, केमिकल चेंज होंगे। अगर इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगी, चेंज इन शेप या फिर चेंज इन स्टेट। इज इट क्लियर? क्या होगा, चेंज इन शेप या चेंज इन स्टेट, ठीक है। डो की आप गोल गोल जो है रोटियां बनाते हो, तो गोल गोल ऐसे चेंज कर देते हो उसकी शेप को, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। और आपका पानी जो होता है, पानी को फ्रीजर में रख दो तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर आपका पानी बन जाएगा, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, यू कैन चेंज इट। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, अगर हम केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं दे ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जो है बनते हैं, तभी हम कहते हैं कि केमिकल चेंज इसमें हुआ है। ओके, आप कागज को जलाओगे तो क्या होगा, वो केमिकल चेंज होगा, है ना, जो कागज की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो केमिकल चेंज में क्या होगा कि बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नाउ तो ये केमिकल रिएक्शन है जो ये आपको दी हुई है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट। वी गेट बेरियम सल्फेट प्लस वाटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो था बेरियम का हाइड्रोक्साइड के साथ, वो टूट गया है और सल्फेट SO4 के साथ बन गया है ना। तो यहाँ पे आपने देखा बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं। ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, क्या है ये, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन की बात करें, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, जैसे आपका स्टार्च है ना, स्टार्च इज एन ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो स्टार्च ऑर्गेनिक हुआ, ठीक है। अगर हम स्टार्च को क्या करें, हाइड्रोलाइज करें, क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, मतलब हाइड्रो का मतलब होता है पानी और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि हम वाटर की हेल्प से स्टार्च के जो बॉन्ड्स है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, मैंने बात किया था ये पिछले वीडियो में। तो भाई ग्लूकोज जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, किसकी हेल्प से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से।
तो हम उस बॉन्ड को, जैसे ये एक ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ये मैं वाटर की हेल्प से तोड़ देती हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर दिया, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ग्लूकोज। ओके, तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक है, दिस इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब नाउ वी वांट टू नो द रेट ऑफ ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस refers to the amount of product formed per unit time। अगर हमें इस रिएक्शन का रेट जानना है तो what we have to do, this is the formula, amount of product formed per unit time, okay, delta P upon delta T, this is what we call rate। कि पर्टिकुलर टाइम में, सपोज 1 मिनट में या 1 सेकंड में हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके, सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल रेट, ठीक है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट कैसे कम हो रहा है, ओके, तो एक ही बात है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है वो ये वाला फॉर्मूला है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है पर यूनिट टाइम, ओके। अब हम कहते हैं कि रेट को हम वेलोसिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, इसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कब कहेंगे, जब हमें उसकी एक डायरेक्शन पता हो, ओके, कि ये लीनियर जा रहा है कि ये सर्कुलर है, व्हेन वी नो द डायरेक्शन देन वी कैन से दैट रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी, ओके। Now, rate of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors। अब एक जनरल थंब रूल जो है वो ये है कि रेट डबल और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। तो जो रेट है, ठीक है, जो रेट है, रेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये डबल हो जाएगा, रेट कैन बी, अभी ये जो है आर रेट है, ठीक है, ये 2R भी हो सकता है और R/2 भी हो सकता है, कब, अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या फिर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें। क्या बात कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 10 डिग्री सपोज, तो जो आपका रेट है वो डबल हो जाएगा, और रेट कैन बी डिक्रीज और वी कैन से इट कैन बी रिड्यूस टू हाफ इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कैटेलाइज्ड रिएक्शन जो होती हैं, यानी कि जो एंजाइम की हेल्प से हो रही हैं। देखिए सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम्स की हेल्प से ही होती हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो सारी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है वो एंजाइम की हेल्प से ही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक जो रिएक्शन है वो एंजाइम की हेल्प से हो रही है और एक रिएक्शन है एंजाइम की हेल्प से नहीं हो रही है, ठीक है। एक सिंपल ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब इसमें हम एंजाइम नहीं डालें, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, बहुत ही धीरे होगी। कैसे, क्या कह रहा है कि 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, केवल 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड के बनेंगे इन 1 आवर। यू कैन इमेजिन कि 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल ही बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के। अब हम दूसरी बात करें, हम इसमें डाल दें एंजाइम, कौन से एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमने इसमें डाल दी है। अब आप क्या देखेंगे कि जो रिएक्शन है वो इतनी तेजी से हो रही है कि एक ही सेकंड में, देख सकते हो यहाँ आवर था, यहाँ पे सेकंड है, 1 सेकंड में यू आर गेटिंग 6 लाख मॉलिक्यूल्स, you are getting 6 lakh molecules of H2CO3, okay, so you can imagine that 10 million times your reaction is increased, ठीक है। यहाँ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल मिल रही हैं, यहाँ 1 सेकंड में आपको 6 लाख मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो your reaction is 10 million times accelerated, okay, कितनी बढ़ गई है। This is what the power of enzyme is, okay, so we can say the power of enzyme is incredible, is it clear? आगे बात करते हैं। So there are thousands
1000 types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. तो भाई बहुत सारी एंजाइम्स हैं, है ना, कोई किसी को तोड़ रही है, कोई किसी को जोड़ रही है, बॉन्ड को, किसी बॉन्ड को तोड़ रही है, तो बहुत सारी टाइप की एंजाइम्स हैं। अगर हम मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन की बात करें, यानी कि जो जैसे ग्लाइकोलाइसिस है ना, जो बहुत सारी स्टेप में होता है, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारी एंजाइम्स का रोल है। ओके, जो रेस्पिरेशन में हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, जिसमें आपका ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाता है। ओके, सो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन when each of the step is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called a metabolic pathway. तो इस पाथवे को हम क्या कहेंगे कि एक मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि यहाँ से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में बहुत सारी स्टेप्स आती हैं और वहां पे हर एक स्टेप में एंजाइम का रोल है, या तो सेम एंजाइम यूज हो रही है या डिफरेंट एंजाइम यूज हो रही है, बट एंजाइम्स यूज हो रही है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स। तो ये 10 स्टेप का एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटलाइज कर रही हैं रिएक्शंस को। ओके, 10 डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज्ड। चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये है आपकी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो ग्लूकोज है, इससे क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस देखो, ये सेल है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, जहां पे आप देख सकते हो ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ओके, तो इसमें आप हर एक स्टेप में आप देखो 10 स्टेप है, टोटल कितने स्टेप है, 10 स्टेप है, और हर एक स्टेप में एंजाइम यूज हो रही है। देखो यहाँ पे 1 नंबर पे हेक्सोकाइनेज यूज हो रही है, दूसरे नंबर पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज यूज हो रही है, तीसरे नंबर पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यूज हो रही है। यू कैन सी दैट देयर आर 10 डिफरेंट एंजाइम यूज्ड इन दिस पाथवे, राइट। तो ये पाथवे हम नेक्स्ट जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर की तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। मेटाबॉलिक, दिस इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। ये कुछ नहीं है। अब हम बात करें इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन। देखो क्या हुआ, ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। अब पायरुविक एसिड क्या है कि एरोबिक कंडीशन हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, एनएरोबिक, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या बनेगा, हमारी मसल्स में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचता है तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और यही चीज अगर यीस्ट में हम बात करें तो यीस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनता है। इज दैट क्लियर? सो इन अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड फॉर्म, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल बन गया। ओके, अगर एरोबिक कंडीशन होगी तो ये पायरुविक एसिड आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। तो हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो आप देख सकते हो कि कैसी कैसी कंडीशंस हो रही है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट जो है बनते हैं। ओके, now here the question is how do enzymes bring about such high rate of chemical conversions, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स होती है ये कैसे ये इतना तेजी से रिएक्शन करती है, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और इनका जो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें आपकी एक्टिव साइट है। क्या है, एक्टिव साइट है। तो सपोज यहाँ पे एक एक्टिव साइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव साइट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। सपोज सर्कुलर एक्टिव साइट इस तरीके का एक्टिव साइट है, तो इसी तरीके का सबस्ट्रेट इससे जुड़ सकता है। या फिर मैं इसको इस तरीके का बना देती हूँ, ट्राइंगल। तो इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा सबस्ट्रेट का, वो इससे आके जुड़ जाएगा, समझ गए। और सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। कि पहले क्या हुआ कि सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है,
ठीक है, देखिए आप खाना खाते हैं, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्टमक में निकलती है, आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होती है, आपके माउथ में सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होती है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये आपके सबस्ट्रेट पे एक्ट करती है ना। इज दैट क्लियर? तो आपने जैसे स्टार्च खाया तो सलाइवरी एमाइलेज आ गई उसके पास, ओके, सबस्ट्रेट उससे जुड़ जाएगा और वो टूट जाएगा प्रोडक्ट में। समझ में आई बात? तो ये सबस्ट्रेट इससे आके जुड़ जाएगा, बाइंड कर जाएगा एंजाइम से। कहाँ पे बाइंड करेगा? एक्टिव साइट पे। तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट से, ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा, ठीक है, विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। क्लेफ्ट भी बोलते हैं, क्रेवाइसेस भी बोलते हैं, पॉकेट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, ठीक है। तो क्या हुआ कि एंजाइम्स थी, एंजाइम से सबस्ट्रेट आके जुड़ गया, ठीक है, एंजाइम से सबस्ट्रेट आके जुड़ गया, तो अब क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये सबस्ट्रेट इससे आगे जुड़ गया, दोबारा बना देते हैं, ये एंजाइम थी, ठीक है। इस एंजाइम से आपका सबस्ट्रेट जो है जुड़ गया है, ये सबस्ट्रेट इससे जुड़ गया है, तो अब इसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दिस? इट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके। ई यहाँ पे ई जो है, या फिर हम ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ई स्टैंड फॉर एंजाइम, एस स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम, इस कॉम्प्लेक्स के बनने को बोलते हैं ट्रांजिएंट फिनोमिनन। ट्रांजिएंट फिनोमिनन, ट्रांजिएंट फिनोमिनन मतलब ये कुछ टाइम के लिए बना है, फिर ये रिलीज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये रिलीज हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि अस्थिर है, ओके। अस्थिर मतलब कि वो स्थिर नहीं है, ये जो कॉम्प्लेक्स है टूटना ही है, प्रोडक्ट जैसे बनेगा ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ये ईएस का जो कॉम्प्लेक्स बना है ये बनना ही बनना है, दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन। ऑब्लिगेटरी मीन्स कंफर्म ये बनेगा ही बनेगा, जब तक सबस्ट्रेट एंजाइम से नहीं जुड़ेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नोन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ईएस कॉम्प्लेक्स, तो ये ईएस कॉम्प्लेक्स क्या है? ट्रांजिएंट फिनोमिनन है, ओके। तो ये हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द स्टेट where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे ES का, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप ये देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट वही है जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो गई है, ओके। तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या फिर उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ओके। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होगा? बहुत जल्दी क्या होगा? बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ चुकी है, तो क्या होगा? बहुत जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ओके। ये रिवर्सिबल है, यानी कि अभी अलग हो सकता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाएगा तभी अलग नहीं हो सकता, ओके। तो अब इसमें क्या होगा? बहुत जल्दी क्या होंगे? बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, ओके। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस ओवर हियर, और क्या बनेगा? एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट जो है फिर रिलीज हो जाएगा। देखो एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, फिर एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और मैंने बनाई, ईपी बनेगा पहले, फिर एंजाइम अलग और आपका प्रोडक्ट अलग। अब आपका जो प्रोडक्ट बना है, देखिए ये ईएस कॉम्प्लेक्स था, अब ये यहाँ से हमारा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। सपोज इस तरीके के ये प्रोडक्ट बन गए, तो ये ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? ईपी कॉम्प्लेक्स। अब आपका एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए, यानी कि ये जो है बाहर आ गए, एंजाइम आपकी अलग हो गई, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर कि पहले क्या हुआ? एंजाइम से सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आके उससे जुड़ गया,
ठीक है, तो ES कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन स्टेट, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट ये आपका फिट हो जाएगा अच्छे से, ये आपका सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम में फिट हो गया अच्छे से, थोड़ा बहुत हिला डुला और फिट हो गया। अब ये तोड़ेगा इसके बॉन्ड को, एंजाइम इसके बॉन्ड को, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ेगा और नए बॉन्ड बनेंगे। तो E और P यानी कि EP कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम और प्रोडक्ट, अभी हमारा प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, प्रोडक्ट आपका अलग हो गया, एंजाइम आपकी अलग हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस। और अब क्या हुआ, the product is released from the active site. In other words, the structure of the substrate get transferred into the structure of the product. क्या कह रहा है, और दूसरी भाषा में हम कहें कि जो सबस्ट्रेट जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट। ओके, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में बदल गया। The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. ये तो हमने बता दिया, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से होके गुजरेगा ही, जब इससे ये बनना है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। ओके, देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे बीच में बहुत सारी स्टेट आती हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होती हैं, दे आर अनस्टेबल। ओके, तो जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे दे आर अनस्टेबल। चलिए अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की, जो ग्राफ आपका दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है कि जो y एक्सिस है ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। तो यहाँ पे तो आपकी दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और द x एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि x एक्सिस पे क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो चलिए ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, किस तरीके से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट है, मैंने बताया कि सबस्ट्रेट पहले क्या होगा, एंजाइम से जुड़ेगा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बन गया। तो जब एंजाइम से जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो एक स्टेट आएगी जिसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इज दैट क्लियर? यहां से यहां तक पहुंचने में, ओके, यहां से यहां तक पहुंचने में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एंडो मतलब एनर्जी यूज होगी। कोई सी भी रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए ही होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट कितना नीचे दिखाया हुआ है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी क्या है, निकल गई, एनर्जी रिलीज। तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाई हुई है, यहाँ पे दिखाई हुई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट आपका ऊपर होता और सबस्ट्रेट ऐसे होता, ये सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है प्रोडक्ट भाई, तो इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, एनर्जी इसकी हाई है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, जब प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सबस्ट्रेट को जब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचना होता है तब एनर्जी उसे चाहिए ही होती है। ओके, चाहिए ही होती है, वेदर इट इज endothermic reaction, whether it is exothermic reaction. Okay, however whether it is an exothermic or spontaneous reaction या फिर endothermic या energy requiring reaction. endothermic मतलब वही एनर्जी जैसे चाहिए,
एस को सबस्ट्रेट को जाना ही होता है मच हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट की जो एनर्जी होती है उसको उससे ऊपर जो है ट्रांजिशन स्टेट में जाना होता है, मतलब मच हायर एनर्जी स्टेट में उसको जाना ही होता है। अब इस डिफरेंस को, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस की एवरेज एनर्जी कंटेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एवरेज एनर्जी कंटेंट को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो इन दोनों की डिफरेंस, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यही एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक है, देख रहे हो आप, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, यानी कि सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचाने तक के लिए जो एनर्जी चाहिए हो रही है, ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको एंजाइम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ओके, सो एंजाइम ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर। ये जो एनर्जी बैरियर देख रहे हो आप, कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए, इसको एंजाइम कम कर देगा। यानी कि एंजाइम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। Enzymes eventually bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy. यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट को बनाता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, जब एंजाइम यूज किया है तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ी है। अदरवाइज सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए इतनी सारी एनर्जी चाहिए थी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ओके, दिस इज विदाउट एंजाइम। तो ये आपको ग्राफ क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत लोअर कर देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट इजीली बन जाता है बहुत आसानी से। तो इसको मॉडल को, जब एंजाइम से आपका सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। ये दिया था एमिल फिशर ने, लॉक एंड की। जैसे लॉक में चाबी घुस जाती है, वैसे ही एंजाइम में सबस्ट्रेट घुस जाता है। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉक एंड की मॉडल, और ये दिया था आपका एमिल फिशर। ठीक है, तो यहाँ पे ई एंजाइम है, सबस्ट्रेट एस है, सो दैट हाई रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट, ये कुछ नहीं जो मैंने बताया वही है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ई एस, ये बहुत ही कम समय के लिए बनता है, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपकी एंजाइम अनचेंज एंजाइम अलग हो जाती है, प्रोडक्ट आपका अलग हो जाता है। इज दैट क्लियर? ये आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है कि पहले क्या होगा, मैंने सब बता दिया, वही है कि सबस्ट्रेट करेगा बाइंड, सब ये एंजाइम है, एंजाइम से आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा पहले, है ना, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में फिट हो गया, ये एक्टिव साइट है यहाँ पे इसकी, इसमें आपकी सबस्ट्रेट जुड़ गया है। अब द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप। तो भाई एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ गया, थोड़ा हिलेगा डोलेगा, जिससे थोड़ा एंजाइम अपनी शेप चेंज करेगा और सबस्ट्रेट उसमें फिट हो जाएगा अच्छे से। ओके, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। The active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed. Okay, तो यहाँ पे जुड़ गया, इसके बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, और ये आपका एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ईपी कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब क्या होगा, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा एंजाइम अलग हो गई है और प्रोडक्ट हमारा अलग हो गया है। एंजाइम अनचेंज, मतलब एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता है, वो अब दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ सकती है एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन, फिर दोबारा वही साइकिल फॉलो होगी। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। कभी कहते हैं ना कि ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, या फिर खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, ये रीजन होते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, आप पानी पियोगे तो जो वाटर होता है ना, वो वाटर एंजाइम को तोड़ देता है, ब्रेक द बॉन्ड, ओके, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो भाई खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, ये होता है। और कहते हैं कि ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाओ, ज्यादा गर्म नहीं खाओ, भाई दोनों ही चीजें अफेक्ट करती हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। ओके, तो भाई
भाई कहते हैं दीज इंक्लूड, ये जो फैक्टर्स है देखो, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, हाई पीएच हो या लो पीएच हो, सब अफेक्ट करती है एंजाइम को। चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कह रहे हैं कि अब देखो कोई होता है ना खाना ठूसता जा रहा है, भाई सबस्ट्रेट इतना सारा डालोगे, आपके पास लिमिटेड एंजाइम है, वो कैसे तोड़ेंगी, है ना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी भाई जितना जरूरत है उतना ही खाओगे ना। और बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, तो ये आप देख सकते हो 4 पॉइंट है, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी। अभी हम बात करूंगी चारों की, समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की और पीएच की, ठीक है। तो एंजाइम क्या होती है, ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच। तो भाई सब एंजाइम की खासियत है, कोई एंजाइम होती है जैसे हमारी स्टमक में HCl होता है, तब भी कुछ एंजाइम होती है जो HCl इतना एसिडिक मीडियम है तब भी वो काम कर रही है ना। पर कुछ एंजाइम होंगी वो एसिडिक पीएच में काम नहीं करेंगे। आप स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम जो निकल रही है वो कैसे काम करेंगी, नहीं करेंगी, वो अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगी, है ना। तो भाई डिपेंड करता है कौन सी एंजाइम कौन से पीएच पे, कौन से टेम्परेचर पे काम कर रही है। सो एवरी एंजाइम नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ओके, एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। तो ऑप्टिमम वैल्यू जो उनको नॉर्मल वैल्यू जो चाहिए उससे आप इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर की बात करें, बहुत ही कम टेम्परेचर पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यानी कि इनएक्टिव हो जाएगी। ओके, एंजाइम इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है। तो कभी हम कोई चीज को ट्रांसफर करते हैं ना, कोई ऑर्गन ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या करते हैं उसको बहुत ही ठंडी जगह में रख के ले जाया जाता है। ओके, टेम्परेचर उसका बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, तो प्रिजर्व करके ले जाते हैं और टेम्परेचर बहुत कम होता है जिससे एंजाइम की एक्टिविटी मतलब एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाए। समझ में आई बात। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर पे जो है एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये हमने बात किया था, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं बाय हीट। ओके, बॉन्ड टूट जाते हैं उसके। वही बात होगी, समझ में। आगे बढ़े, तो ये आप देख सकते हो कि ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये आपका ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम एक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। आप उससे ज्यादा कर दो टेम्परेचर तो वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, कम कर दोगे तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। सेम इन पीएच, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तीसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके से बताती हूँ, ये एक एंजाइम है, ये दूसरी एंजाइम है, ये तीसरी एंजाइम है, ये चौथी एंजाइम है, ये पांचवी एंजाइम है। ये आपके पास एंजाइम है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। सपोज ये प्रोटीन डाइजेस्ट करती है, ठीक है, तो आपका प्रोटीन आया, एक बार प्रोटीन आई, इसने इससे जुड़ गई, दूसरी प्रोटीन आई, इससे जुड़ गई। आप देख लो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तीसरा प्रोटीन आया वो जुड़ गया, चौथा आया वो जुड़ गया, पांचवा आया वो जुड़ गया। अब भाई इस टाइम पे आप देख रहे हो कि सारी एंजाइम सैचुरेटेड हो गई है, सब एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक है, ठीक है, सब में सबस्ट्रेट फिट हो चुका है। अब क्या होगा, आप सबस्ट्रेट और ऐड करे जा रहे हो, आप और ठूसे जा रहे हो खाना, भाई कहाँ जाएगा वो सबस्ट्रेट, जब तक वो प्रोडक्ट में नहीं टूटेंगे तब तक सबस्ट्रेट जुड़ेगा नहीं, है ना। तो आप क्या देखोगे कि एक टाइम तक तो वो उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज द वी मैक्स, यहां तक तो इंक्रीज हो रही है, सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहां तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप फिर और ऐड कर रहे हो सबस्ट्रेट तो वो कांस्टेंट हो रहा है क्योंकि एंजाइम अब सैचुरेट हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे आपको Km दिया है, Km क्या होता है, Km माइकलिस कांस्टेंट होता है। ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होता है, क्या कह रही हूं मैं, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जहां पे जो V मैक्स है वो हाफ होता है। ओके, यानी कि आधी जो है एंजाइम अभी काम कर रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल V मैक्स बाई 2, हाफ। ये जो पॉइंट है ये V मैक्स बाई 2 है और Km इज द व्हाट, Km इज द दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
इज इट क्लियर? तो इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जो वी मैक्स है वो हाफ हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने बात कर लिया। अब एक और पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब एक और चीज है, वो है स्पेसिफिक केमिकल्स। देखो ये एंजाइम है, ठीक है, इसके पास ये इसकी एक्टिव साइट है, कोई और कर, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट, समझ गए? तो भाई इसी तरीके का एक सबस्ट्रेट भी है और इसी तरीके का एक केमिकल भी है, कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है मिलता जुलता, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आके इससे जुड़ गया, ओ सॉरी, ये जो है केमिकल जो है इससे आके जुड़ गया एक्टिव साइट्स, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर था उसका, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्या कर दिया इसने, यहाँ पे हो गया इनहिबिशन, किसका, एंजाइम का, ठीक है। और ये जो केमिकल जो जुड़ा है इसे बोलेंगे इनहिबिटर, क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, शट ऑफ कर रहा है एंजाइम की एक्टिविटी को। मिलता जुलता है क्योंकि सबस्ट्रेट से वो मिलता जुलता है, समझ में आ रही बात, कि ये है आपकी एंजाइम, ये है इसकी एक्टिव साइट, ये था आपका सबस्ट्रेट और ये था कोई केमिकल। ये केमिकल बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा लग रहा है स्ट्रक्चर में, ये जाके उस एंजाइम से जुड़ गया। अब भाई जुड़ गया तो शट ऑफ हो गई एंजाइम, क्योंकि भाई वो तो उससे घिर गई है केमिकल से, ठीक है। और जो केमिकल है जो यहाँ पे आके जुड़ा है उसे बोलेंगे इनहिबिटर, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है, शट ऑफ कर रहा है एंजाइम को, ठीक है। सो व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इस इनहिबिटर को हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपटीशन कर रहा है ना सबस्ट्रेट से, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया, ओके। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जो होता है सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और इस एज अ रिजल्ट क्या होगा, एंजाइम का जो एक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ओके। एंजाइम का एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है, ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इट इज इनहिबिटेड बाय मेलोनेट, ओके। मेलोनेट से ये इनहिबिट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो है सक्सिनेट से। भाई सक्सिनेट जुड़ना था यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, सपोज ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इससे जुड़ना था सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड है, लेकिन क्या जुड़ गया, मेलोनेट जुड़ गया, क्योंकि मेलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनिक एसिड जैसा ही है, समझ में आई बात। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं, दे आर ऑफन यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। तो बैक्टीरियल पैथोजन के जैसे स्ट्रक्चर की हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, हम बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को फर्दर रोक सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, और फिर फर्दर सब क्लासेस भी हैं, ओके। एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे मैं आपको, ये आप देखो, ये क्लासेस हैं 6, ठीक है। कैसे याद करोगे, ओटी, ओटी के बाद हिल है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, हिल से तो आपको याद हो जाएगा, ओटी और याद करना है, ओटी, ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी से ट्रांसफरेज, एच से हाइड्रोलेज, आई से आइसोमरेज, एल से लाइज और एल से लाइगेज, ओके। सो ये सारी आपकी 6 जो है मेन क्लासेस हो गई, और ये सब क्लासेस हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, तो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। ऐसे ये ट्रांसएमिनेजेस, ये हो गई काइनेजेस, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से क्या है, ये डिवाइडेड है, ठीक है। तो आपको 6 क्लासेस आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ठीक है, इसको हम डिहाइड्रोजिनेजेस भी बोलते हैं। तो ये वो एंजाइम्स होती हैं, लिसन केयरफुली, ये वो एंजाइम्स होती हैं
जो कैटेलाइज करती हैं आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है, या फिर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये ऑक्सीडेशन में आते हैं। रिडक्शन में क्या होता है? ऐड हो रहा है हाइड्रोजन और रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शंस होती है। तो जहां पे भी लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब हो रहा है, ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जो एंजाइम आपकी काम करेंगी वो है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजिनेजेस। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये S रिड्यूस होगा, S रिड्यूस था, S ऑक्सीडाइज था, आप देख सकते हैं। अब ये S ऑक्सीडाइज हो गया, ये S कॉलन लगा दिया है, S रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडोरिडक्टेज जैसा नाम सबसे समझ में आ रहा है, वो एंजाइम यूज होती है। ट्रांसफरेजेस, ठीक है, ट्रांसफरेजेस में आपकी जो है क्या होता है, ट्रांसफर जैसा नाम समझ में आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका? ग्रुप का। ओके, तो एक ग्रुप का ट्रांसफर दूसरे पे जाके अटैच हो गया, एक ग्रुप एक से निकला दूसरे से जाके अटैच हो गया। अभी बताएंगे इसको कैसे। तो इसमें जो दिया है, जैसे ये यहाँ पे G और S जुड़े हुए थे, तो ये यहाँ से G निकला, सॉरी हाँ सॉरी, देखो S और G जुड़े हुए थे, है ना, प्लस ये S कॉलन ऐसे था, अब ये G इससे जाके निकल गया, इससे जाके अटैच हो गया, तो भाई ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप्स का। सो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसफरेजेस एंजाइम। इसमें आपके ट्रांसफरेजेस एंजाइम में देखो, देख रहे हो आप, काइनेजेस भी आते हैं, ट्रांस एमिनेजेस भी आते हैं, एमिनो ग्रुप वाले काइनेजेस हो गए, फॉस्फेट ग्रुप को चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस में दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे आपको जहां भी काइनेज दिखने, जैसे हेक्सोकाइनेज हुआ, ठीक है, और आपका देखो पायरुवेट काइनेज हुआ, देखो आप क्या देखोगे इसमें, देखो चलो हेक्सोकाइनेज में दिखाती हूँ पहले। हेक्सोकाइनेज यहाँ पे यूज हो रही है, देखो ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ओके, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो आपका ये जो फॉस्फेट आया, ये कहाँ से आया? ये आपका आया एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट आया, वो फॉस्फेट यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे अटैच हो गया। आप देख सकते हो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। ग्रुप को कौन ट्रांसफर कर रहा है? ये ट्रांसफरेजेस एंजाइम होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये क्लासेस की सब क्लासेस हैं, तो काइनेजेस की सब क्लास होगी, ओके। यहाँ पे काइनेज यूज हो रही है, तो जहां भी फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया जाएगा वहां आपकी काइनेजेस एंजाइम यूज होंगी, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटीपी से एटीपी बन रहा है, ओके। यहाँ पे जो है एटीपी से एटीपी बन रहा है, तो यहाँ पे एटीपी पे फॉस्फेट ग्रुप आया ना, राइट, एटीपी से एटीपी फॉस्फेट आया, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोनॉल पायरुवेट का ये स्ट्रक्चर है। ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से आके एटीपी के पास चला गया, ओके। तो ये लेन देन जो हो रहा है, फॉस्फेट का ट्रांसफर जो हो रहा है, वो ट्रांसफरेजेस एंजाइम करती हैं आपकी, इसकी काइनेज एंजाइम हो गई जो फॉस्फेट का ट्रांसफर कर रही है। तीसरी आपकी आ गई हाइड्रोलाइसिस, ओके। हाइड्रोलाइसिस हुई या फिर आपकी मैं बताऊं लाइजेसिस हुई, लाइजेस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस है लाइज। तो ये जो ना एंजाइम क्या करती है, बॉन्ड को तोड़ती है। देखो सी बॉन्ड हुआ, CN बॉन्ड हुआ, CS बॉन्ड हुआ, है ना, ये सब बॉन्ड को तोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये तोड़ देंगे। अब डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोलाइसिस तो वाटर से बॉन्ड को तोड़ती है, लाइज में वाटर का कोई यूज नहीं होता, ओके। लाइज वाटर से नहीं तोड़ेगा, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बॉन्ड तोड़ रही है। हाइड्रोलाइसिस में आपकी जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गई। तो यहाँ पे एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगी, ईथर बॉन्ड तोड़ेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड CC, CH, PN, ये सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से। लाइजेस वो एंजाइम हो गई जो बॉन्ड तो तोड़ रही है, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स,
फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। तो ये दूसरी मैकेनिज्म यूज करते हैं, पानी का यूज नहीं करते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फिर जो भाई इसने क्या किया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स और वाई को यहाँ से हटा दिया, तोड़ दिया है, तो भाई ये दोनों हट गए, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिविंग डबल बॉन्ड्स, ठीक है, लिविंग डबल बॉन्ड्स। आइसोमरेसिस, आइसोमरेज क्या करेंगी, ये क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। सो इसमें इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि शेप चेंज कर देंगे, राइट। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, देखिए सेकंड नंबर पे लिखी हुई है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ओके, यहाँ पे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, केमिकल स्ट्रक्चर इज चेंज बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम, ओके। तो आइसोमर्स वही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आइसोमरेजेस एंजाइम यूज होती है। लाइगेज, लाइगेज जोड़ने का काम करती है। आपने जब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो आपने देखा था कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल स्ट्रेट जो है फ्रेगमेंट्स बनाता जाता है, लेकिन यहाँ पे टुकड़े बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनेगा वो लाइगेसेस एंजाइम की हेल्प से बनता है, याद है ना, लाइगेसेस एंजाइम्स की हेल्प से बनता है। तो भाई ये जोड़ने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है बॉन्ड को। तो ये बॉन्ड को जोड़ेंगी, CO, CS, CN, PO, ये सब बॉन्ड जो है बनाती है, जोड़ती है, राइट। तो ये आपकी होगी लाइगेसेस एंजाइम्स। तो आपको एंजाइम्स क्लियर हो गई। एंजाइम्स क्या है, पेप्टाइड्स की चेन है, या फिर हम कैसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सो अगर however there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors। अब भाई ऐसी भी एंजाइम होती हैं, देखो एंजाइम होगी आपकी प्रोटीन, ठीक है। अब मैं इसके संग नॉन प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर जोड़ दूं, ओके, इसके संग मैं नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर कोई जोड़ दूं, तो क्या कहेंगे, देखो प्रोटीन स्ट्रक्चर को बोलेंगे एंजाइम, सॉरी आपको एंजाइम। अब मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, नॉन प्रोटीन जो है एक स्ट्रक्चर जोड़ रही हूँ, ओके, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जोड़ रही हूँ, तो उसको बोलेंगे कोफैक्टर। दिस इज नॉन प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, ओके, एंड दिस इज व्हाट इज मेकिंग हॉलो एंजाइम। पूरी एंजाइम बना रहा है कौन, एपो एंजाइम, जो कि प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर हो गया आपका नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कोफैक्टर भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम्स, और तीसरा होता है मेटल आयंस, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं कोएंजाइम से, टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से, और जो कोएंजाइम्स हैं ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन इनका जो एसोसिएशन होता है वो ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए है, यानी कि जब रिएक्शन हो रही है तब वो जुड़ जाएंगे, बाद में वो हट जाएंगे, ओके। अब ये जो आपके मेटल आयंस हुए, ये जो मेटल आयंस होते हैं ये एपोएंजाइम से जुड़ जाते हैं, ओके, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं उनसे। उनकी एक्टिव साइट जो होती है, यानी कि मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था, क्या होता है, C, यहाँ पे COOH ग्रुप, यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे H, यहाँ पे R, ये है वेरिएबल ग्रुप। तो ये है साइड चेन, यहाँ साइड चेन से आपके मेटल आयन जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो पहले हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, एपो एंजाइम, कोफैक्टर क्लियर हुआ। देखो बहुत सारी ऐसी एंजाइम है जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, ओके। कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, टाइटली बाउंड करता है एपोएंजाइम से। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक होती है एंड दे आर ट्रांजिएंट, मतलब बाद में हट जाएंगी, काम होगा तो जुड़ जाएंगी, नहीं तो बाद में हट जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड, ठीक है।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज जो कैटलाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। कौन? पेरोक्सीडेज और कैटालेज। इनके संग हीम जो है जुड़ जाता है, इनके संग हीम जुड़ जाता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है तो ये ऑर्गेनिक और ये टाइटली बाउंड हो जाता है पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम्स, राइट। अब हम बात करते हैं कोएंजाइम्स, ये भी ऑर्गेनिक होती हैं बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट एसोसिएशन है, कुछ समय के लिए, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। तो जब कैटालिसिस हो रही है यानी कि रिएक्शन हो रही है तभी ये जुड़ेंगे, ओके। नाउ द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम इज विटामिन्स। तो भाई बहुत सारी विटामिन से ये जो है कोएंजाइम्स मिलती हैं, ओके। जैसे कि आपकी कोएंजाइम हुई निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। तो आप देख सकते हो विटामिन नियासिन में क्या है, ये कोएंजाइम है, कौन सी? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, कौन सी? विटामिन नियासिन। नियासिन में आपका निकोटिनामाइड NAD है, NADP भी है, राइट। अब आप बात करें नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस। अगर मेटल आयंस जुड़ रहे हैं तो मेटल आयन एपोएंजाइम से जुड़ जाते हैं फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन से जुड़ जाएंगे, ठीक है, एट द एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पे देखो एंजाइम है, ये एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है ना, वहीं पे जो साइड चेन होगी वहीं से जुड़ेंगे, ओके। ऐसा है ना कहीं भी जुड़ेंगे, यहाँ भी जुड़ जाएंगे, यहाँ भी जुड़ जाएंगे, यहाँ नहीं, एक्टिव साइट पे जो साइड चेन होगी वहां पे जुड़ जाएंगे, ओके। और वहां पे क्या करेंगे, एक साइड से एंजाइम से जुड़े हुए होंगे, एक साइड से ये सबस्ट्रेट को पकड़े होंगे, जैसे ये यहाँ पे सबस्ट्रेट है और बीच में यहाँ पे आपका मेटल आयन है, मेटल आयन एक साइड से इसको पकड़ा हुआ है, एक साइड से सबस्ट्रेट को पकड़ा हुआ है, ओके। एंड द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। एग्जांपल इज जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटीन को तोड़ने वाली, लिटिक मतलब तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम आपकी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो आप देख सकते हो कि मेटल आयन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक साइड से पकड़ेगा और एक साइड से आपको प्रोटीन को पकड़ लेगा। ये सपोज प्रोटीन है और ये सब सपोज आपकी एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये आपका मेटल आयन हो गया, कौन सा? जिंक। समझ गए बात? सो दिस इज व्हाट अबाउट द कोफैक्टर्स, ठीक है। और ये आपका जो कोफैक्टर है, ये जो कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो हट जाएगी जब कोफैक्टर जो है रिमूव हो जाए, ठीक है। तो कोफैक्टर अगर एपो एंजाइम से अलग हो जाएगा तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। आई होप you are liking my videos, and guys please subscribe this channel and hit the bell icon so that you will get the updates on a daily basis. Thank you.